हेलो एवरीवन। दर्शक जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सबसे पहले ऑब्वियसली इस ऑडियंस के लिए हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट, बिकॉज आप दोनों एक अलग अलग बिजनेस से आते, एक डेयरी है, दोनों के लिए है। एंड वी कैन स्टार्ट विद, हम दर्शक जी से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपसे सिमिलर नेम्स। हाँ, नेम्स, बट दर्शक है, आपका दशरथ है। आप जस्ट एक ब्रीफली आपकी एक जर्नी किस तरह से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ और इवॉल्व हुआ और अब कहाँ पर हो आप, एक ब्रीफ और सारे ऑडियंस के लिए। सो गुड इवनिंग। जर्नी तो हमारी स्टार्ट हुई थी, इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी आई वुड से व्हेन वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रेसिपिटेट सिलिका, एंड वी नेवर न्यू व्हाट वी वांटेड टू डू। वी जस्ट स्टार्टेड, केम अक्रॉस सम कस्टमर्स, उन्होंने बोला कुछ सिलिका बना देंगे, मतलब हम लोग ने बोला चलो बना लेते हैं। So that's how the journey began. Initially, I think it was only, about building business, customer-centric the. We wanted to, prove the reliability of our products, but the scale was quite small. And I attribute this, how do we evolve when you ask me, I think 1998, 99, our turnover was just 3 crore rupees. And we invested 5 crores in R&D. So that was a big move, big step we took at that point of time, taking 21% GIC loan. And gradually, I think the business is built now on 4 pillars: strong R&D, customer-centric. We invest, we plow back whatever we earn, and of course, sustainability. So this is a journey, and I think long-term customer focus, customer relationships, I think that's something very, very important to build. And technologies. So this is how the company is evolved today. दशरथ जी आप। अभी तक तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। अभी तक आपने इंग्लिश का लेक्चर पढ़ा है, इंग्लिश सुना है, लेकिन हम तो रूरल एरिया से फार्मर है और गांव से आए हुए हैं, तो हमें इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों की कि मैं हिंदी में बात करूँगा, तो आप हो सकता है हिंदी नहीं आती होगी तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हम एक सर्विसमैन, मिलिट्री मैन है, और 1988 में हमने मिलिट्री से मेडिकल डिस्चार्ज लिया। उसके बाद हमारा किराना दुकान चालू किया। किराना दुकान के बाद हमने आड़त दुकान, जो फार्मर का जवार, बाजरी, ग्रेन बिजनेस चालू किया, होलसेल का। उसके बाद हमने डेयरी चालू किया 2002 में। तो हमारा खुद का भी काऊ बेस गोटा है, और हमारे पास आज भी 2000 काऊ है। तो डेयरी का शुरुआत जब हमने किया था तो सिर्फ 1 करोड़ से शुरू किया था, और 1988 में मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो जनता सहकारी बैंक से मैंने 25,000 रुपये का सीसी लिया था, जिसके लिए मेरे पत्नी के गहने हमने बैंक में रखे थे। और वो 25,000 से अभी तक आज के दिन में हमारी डेयरी का पिछले 2025 में कंपनी का टर्नओवर 4,500 करोड़ का है, और इस साल में हमारा 6,000 करोड़ का टर्नओवर है हमारी ग्रुप ऑफ कंपनी का। तो जो भी हमारे बिजनेस है सारे वो फार्मर रिलेटेड है। उसमें फार्मर का दूध हम लेते हैं, फार्मर को डे बाय डे पिछले 25 साल से हमने गाय परचेस के लिए, काऊ परचेस के लिए पैसा देते हैं बैंक से। जैसे कि एक्सिस बैंक से दिया है, कुछ महाराष्ट्र बैंक से दिया है, कुछ स्टेट बैंक से दिया, कुछ कोऑपरेटिव बैंक से दिया,
वो गाय परचेज करता है, दूध बढ़ाते हैं, डेयरी पे लाते हैं, डेयरी का एक्सपेंशन फिर करना पड़ता है, डेयरी का एक्सपेंशन होता है तो मार्केटिंग करना पड़ता है, मार्केटिंग करते हैं तो फिर मतलब डे बाय डे ये बढ़ता गया। हम 2018 में हमको कुछ एक्सपेंशन की ज़रूरत थी तो हम जीएम फाइनेंस के पास आए थे मिस्टर सुराना को लेके। सुराना को लेके है कोई इसमें कोई है किस मैडम थी मेरे ख्याल से जीएम फाइनेंस की, छोड़ दिया होगा मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हमको ठुकरा दिया, पैसा नहीं दिया। हम मांग रहे थे उनको कि हमको एक्सपेंशन करना है तो हमने कहा कि चलो हमको स्टेक दे दो, नहीं दिया। चलो हमको कुछ पैसा दे दो लोन के ऊपर, नहीं दिया। मतलब चर्चा सिर्फ किया, 1-2 मीटिंग हुआ, लेकिन फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी पब्लिक का पैसा भी लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास अच्छा पैसा भी आया, टर्नओवर भी अच्छा बढ़ा और बहुत स्ट्रांग है हमारा फाइनेंशियली कंडीशन, बहुत ही स्ट्रांग है। टर्म लोन सिर्फ 150 करोड़ है टोटल, 4500 करोड़ का 2025 में हमारा टर्नओवर है, लेकिन 150 करोड़ का सिर्फ हमारा टर्म लोन है और वो भी अभी धीरे धीरे 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जीएम की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर। ये दिस इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग। आई मीन दोनों की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। सर ऑब्वियसली इस पैनल का सब्जेक्ट है गिवन दैट आप दोनों ने हैव रिमेन्ड प्राइवेट, आपने ना और किसी प्राइवेट इक्विटी या कहीं और से स्टेक परचेज या ऐसा कुछ किया नहीं है, तो बट गिवन आप जिस तरह की स्केल पे आज है, जिस सक्सेस जो आप लोगों ने अचीव की है इन इतने सालों में, मेरा मानना है कि काफ़ी लोग आपको अप्रोच किए भी होंगे फॉर लिस्टिंग या आपकी कंपनी में स्टेक परचेज करने के लिए। तो क्या वो 2-3 चीज़ें हैं जो आज आपको आपको बतानी हो कि हम पब्लिक नहीं जाना चाहते और प्राइवेट ही रहना चाहते हैं? अभी तो बहुत हमारे पिछले 2-3 साल से बहुत सारी कंपनियां स्टेक के लिए, लिस्टेड के लिए, कंपनी लिस्टेड करने के लिए, आईपीओ के लिए बहुत सारा ट्राई करती है, लेकिन हमको वैसे अभी तक पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। या तो पब्लिक का पैसा लेके बहुत सारी झंझटमारी करनी पड़ती है एक तो, और अभी हमारे पास बैंक लाइन में बैठे रहती है कि 7% में हम देते हैं, 8% में हम लोन आपको देते हैं। तो बैंक लाइन में बैंक से ही हमको पैसा बहुत सारा मिलता है, जिसको बैंक का पैसा देने में मतलब बैंक नहीं देती, उसको वो ज़रूरत पड़ती है। हमको तो बैंक का पैसा आराम से मिल जाता है एक्सपेंशन के लिए, इसलिए अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है और ना ही लेने की ज़रूरत है। दर्शक सर, आई थिंक 2 थिंग्स। एक तो कस्टमर को प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा, एंड द सेकेंड इज ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज नो नीड फॉर मनी, व्हाई टू डू दिस, व्हाई टू रिमेन इन द क्वार्टरली प्रेशर्स, व्हाई टू ऑलवेज सी व्हाट रिजल्ट्स वी हैव टू गिव। आई थिंक इंटरनल accruals satisfy everything, and our company has always believed in strong bottom lines, no business less than 35% EBITDA. So that's a standard policy we follow. We manufacture molecules to give value additions to the customers. Of course, आज तो balance sheets बहुत easily मिल जाती है, तो अब तो customer को भी समझ में आ जाता है. But the main point is when you don't need money, I think we don't want to be into the pressures. Second thing, I think why we've not gone public is, I think the decision making is very fast when it's private. Public has a lot of good points, which if you are able to incorporate in your journey of private limited, I think that's the best combination. So you have no pressures, you work very fast. These are sometimes a cyclical business. So you need to invest at the right point of time. Those decisions a private limited company can take very quick, very fast, and rise to the challenge. So according to me, that signifies, it's nothing. Everybody has their own perception. What is good, what is not good. I think both the things are good, and depends on the mentality. But I guess when it comes to company like ourselves, we always firmly believe that there's no need for money. There's a lot of internal accruals with which we finance our own expansions. सर आई थिंक आपके दोनों के बिजनेस में ऑब्वियसली एक
प्रोडक्ट एक्सपर्टीज़ जो बना रहे हैं डेयरी में या इन योर बिजनेस, प्रोडक्ट एक्सपर्टीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए एक टीम जो चाहिए रहती है, दैट वो भी बहुत बहुत मायने रखती है। तो आपके नीचे की जो टीम है, जैसे पब्लिक कंपनीज़ के लिए तो वो ईसॉप दे के, एंड देयर आर लॉट और भी ऑप्शंस है उनके पास क्रिटिकल टैलेंट को रिटेन करने के लिए। आप दोनों उन्होंने किस तरह से जो आपके अंडर नीचे जो टीम है, किस तरह से आप वो बिल्ड की है, एंड किस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि वो आपके बिजनेस में बने रहे? हमारी जो कंपनी है वो एक तो गांव में बनाई हुई कंपनी है, और हमारा ऑफिस जैसे कि बॉम्बे में तो छोटा सा ऑफिस है, और मार्केटिंग में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट हम बेचते हैं पूरा हिंदुस्तान में। एक्सपोर्ट में भी हमारा हम लीडिंग ब्रांड है, मतलब एक्सपोर्ट में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने वाले कंपनी है। और पिछले साल में तो मेरे ख्याल से अमूल से भी ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने फार्मर के बच्चे वहाँ पर डेवलप किए हुए हैं। हमारे पास 1500 महिला काम करती है, और हमारा ये हम पैसा कमाना नहीं है, हमने लोगों को रोज़गार निर्माण करने के लिए प्रयत्न किया हुआ है। मतलब जो सोशल वर्क करने के लिए जो गांव के लोग, जैसे कि अभी 2020 में कोरोना आया था, तो शहर के बच्चे, शहर के लोग और शहर की जो कंपनी थी, वहाँ के लोगों को रोज़गार निर्माण नहीं होता था, तो रोज़गार के लिए मतलब गांव भेजते थे, और कई कंपनी ने तो गैप दिया था, काम छोड़ना पड़ा था, लोगों का रोज़गार गया था। तो गांव लोग आए और वहाँ पर रोज़गार चाहिए था, तो उसके लिए हमने रोज़गार दिया, और बहुत सारे महिलाओं को दिया, बच्चों को दिया। तो हमारी जो कंपनी है, अभी सीईओ है हमारा, या जनरल मैनेजर है, मार्केटिंग वाले है, तो ये टीम हमने गांव से बनाई हुई है, और डे बाय डे उनको डेवलप किया है ट्रेनिंग देके। हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं उन लोगों को, और अपने गांव में अपने बच्चों को हमने बनाया वहाँ पर। Oh, that's a good question. It's very difficult, to be honest, to have, in private limited companies, people working for long period of time. बहुत मुश्किल है. The only thing is what we have learned, of course, it's evolving, you keep on learning. What we have learned and what we practice is, I think we build leaders. So what we try to do is, every person in the company, we call them the top management, has to be owners-driven leadership, no employees. Second is, of course, कोई भी अच्छा बंदा होता है, he wants to do something. उसको प्रूव करना होता है कि मेरे पास कैपेबिलिटी है. तो पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी तरीके से उसको मिल सकती है. So generally speaking, when you want to have leaders evolving out of the companies, I think that's a very good platform. Of course, incentives are a part of the journey, so we have to provide incentives, KPIs and all stuff. But I feel when you entrust them with good leadership qualities, you give them projects, you give them their ownership, वो satisfaction जो मिलता है, शायद that's one of the reasons they always stick to us as a long-term business. ग्रेट सर. दर्शक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, एंड टू शेयर आपके ये थॉट्स. इट वॉज काफ़ी इंस्पायरिंग था हमारे लिए, एंड थैंक यू सो मच सर. Thank you so much, speakers. I request you both to please take